friends, welcome to my YouTube channel. You are watching Study with Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the first chapter of class 12th geography textbook, that is India People and Economy. First chapter, and the name of the chapter is Population, Distribution, Density, Growth and Composition. So till now we have discussed the three chapters of Fundamentals of Human Geography textbook. Now it is time to discuss the first chapter and take the first chapter of the textbook of the geography in context of India, especially the human geography. So in this chapter we'll be totally discussing about the facts and trivias about the Indian population, its distribution, its census and its other points which are important for you to get knowledge about. So India is the second most populous country after China. As we all know, this is a universal fact that after China, India has the largest population. It is the second most populous country in the world. According to census 2001, the population was India was 1028 million, and according to census 2011, that is 2011, population of India was 1210 million, or you can say 1.21 billion. Okay, so this was the population of India according to census 2011. Now in 2021, the new census, the next census is going to happen. I guess that is the 16th census which will be going to held. And yes, of course, it will be the census of the world's largest democracy, or maybe in 2021 India may surpass the rank 1 and surpass China. That is a assumption. Okay, so India's population is more than that of the continents of North America, South America and Australia. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उससे भी ज़्यादा जो भारत की जनसंख्या है 1.25 मिलियन, और यू कैन से बिलियन यस. सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डाटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 years इन आवर कंट्री. हर 10 साल के अंतराल में ये जनसंख्या की गिनती की जाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसस और हिंदी में कहते हैं जनगणना. तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1872. 1872 को भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंट पहली बार हुआ था. लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया कब हुआ था, पूरी तरह से कंप्लीट पॉपुलेशन की गिनती कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 से. और फिर आफ्टर 1881, आफ्टर एवरी 10 year this population census is held. Here you can see there is a photograph given that 2011 का जो census था वो पेपर ओरिएंटेड या फिर आप क्या हो मैन्युअली रिटर्न पॉपुलेशन सेंसस था. अभी जो 2021 में जो सेंसस नया आएगा अगले साल वो डिजिटल सेंसस होगा, बिकॉज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया फॉर्म एंड ऑल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की अब हम बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो इंडिया हैज़ अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. एज वी ऑल नो, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है. वाई द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी हाई? बिकॉज ऑफ द लैंडफॉर्म, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज द स्टेट एंड द क्लाइमेट एंड द नेचर ऑफ दैट स्टेट प्रोवाइड्स. अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है. वाई? बिकॉज द टेरेन इज नॉट गुड, द लैंडफॉर्म इज नॉट गुड, द क्लाइमेट इज नॉट it is not good for habitable, you can say it is not habitable, but still people live there, but not that much जितने उत्तर प्रदेश में रहते हो. तो उत्तर प्रदेश we know that state has the highest population. After उत्तर प्रदेश then comes महाराष्ट्र, बिहार and वेस्ट बंगाल. तो ये कुछ राज्य है भारत के जिनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है. States which together account for 76% of total population of country. ये 76% जो भारत की पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट्स में है? तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश, एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात. तो ये कुछ इतने स्टेट्स हैं जिनकी जनसंख्या भारत के 76% जनसंख्या इसमें शामिल है. अब हम बात करें ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, तो जो स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ही बड़ी है,
जिनका भूभाग बहुत बड़ा है लेकिन जो पॉपुलेशन शेयर है वो कम है. States having large geographical area but very small share of population are Jammu and Kashmir with 1.04% of total population of India. Okay, note that. Then there is Arunachal Pradesh with 0.11% of total population of India residing over Arunachal Pradesh, and then there is Uttarakhand with 0.84% of total population of India residing in Uttarakhand. So these three states are there जिनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ की जो भूभाग है, जो स्टेट का जो लैंडफॉर्म है, जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है. अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया हमें ये सजेस्ट करता है, हमें ये बताता है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, दैट इज द फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स. इसके एग्जाम्पल्स हम आगे के टॉपिक्स में भी देखेंगे. फिजिकल फैक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्लाइमेट along with terrain and availability of water largely determine the pattern of the population distribution. जो क्लाइमेट है किसी भी एरिया का, that matters a lot. टेरेन मतलब का वहाँ की लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब लार्जली डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी ज़्यादा कितनी कम. डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान में बहुत ही अच्छे स्तर पर किया गया है, इसलिए राजस्थान में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है. हमने पिछली स्लाइड में ही देखा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है. वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है जो राजस्थान का, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू साइज द एरिया, और वहाँ की पॉपुलेशन इज़ नॉट very high, but yes, it is more than average. Because the development of irrigation, the water availability in that state has been improved. Availability of mineral and energy resources की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. दैट इज़ द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे हमें नेचर से कुछ ना कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो पेनिनसुलर स्टेट्स है. पेनिनसुलर स्टेट्स मतलब कि जितने भी सेंट्रल इंडिया और उसके नीचे वाले साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स है वो सारे ही पेनिनसुलर स्टेट्स, प्रायद्वीपीय राज्य कहलाते हैं. दिस ऑल फैक्टर्स have resulted in moderate to high concentration of population. तो जितने भी ये राज्य है, राजस्थान, झारखंड और अगेन देयर इज छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ऑल दिस पेनिनसुलर स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, all these peninsular states has a good amount, the good number of population, the high or moderate concentration of population because of its physical factors. Now, if we talk about the socio-economic and historical factors, then evolution of settled agriculture and agricultural development, pattern of human settlement, development of transport network, and industrialization and urbanization has led to the concentration of more and more population in these region where there is all these factors are available or they are there. Okay, evolution of settled in agriculture. Agriculture कैसा हो? Settled हो, एक जगह पे लैंड हो किसी फार्मर का और वहाँ पे उसकी फैमिली रिसाइड करती हो. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो खेती का विकास है वो बेहतर तरीके से हुआ हो. ह्यूमन सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो बेहतर हो, जिस तरह से लोगों के घर है, उनके रहने के जो स्थान है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, दैट ऑल्सो मैटर्स. डेवलपमेंट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, कैसा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, दैट ऑल्सो मैटर्स. एंड देन द लास्ट टू थिंग्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. किस तरह से किसी भी क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ है, किस तरह से वहाँ पे उद्योगों की स्थापना हुई है, किस तरह से वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स ओवर हियर ऑल्सो. एंड देयर इज अर्बनाइजेशन, कि किस तरह से शहरीकरण हुआ है किसी भी इलाके का. शहरीकरण मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना. अर्बन रीजन्स की बात करें तो भारत के अर्बन रीजन्स में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे कुछ शहर
आते हैं, शामिल होते हैं, और भी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, देयर आर मेनी cities of India which are counted, or you can say categorized in the urban regions of India. These are all urban agglomeration जो आप आने वाले चैप्टर्स में 12th में आप पढ़ने वाले हैं. Highest concentration of population due to industrial development and urbanization drawing a large numbers of rural urban migrants. क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लार्ज प्रमाण में, बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में माइग्रेशन होता है, लोगों का प्रवास होता है गांव गांव के इलाकों से, जो रूरल एरियाज है वहाँ से अर्बन एरियाज में. क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए अर्बनाइज इलाके, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए खाना, और सबसे ज़्यादा चाहिए लोगों को वो है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट. और इन सब की तलाश में जो लोग हैं वो गाँवों से कई बार शहरों में प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं. इसीलिए इन शहरों का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इन फैक्टर्स के कारण, इन रीजंस के कारण. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ये थोड़ा साइंटिफिक प्रैक्टिकल टॉपिक है. सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. किसी एक यूनिट एरिया में, किसी एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, वो हमें बताती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, घनत्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व. द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तो एक स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में भारत में 380 जितने अराउंड 382 पीपल रिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011. अब हम बात करें अगर डेंसिटी के डेवलपमेंट की, डेंसिटी के इंडिया में ग्रोथ की, तो 1951 के सेंसस के अनुसार इंडिया की जो डेंसिटी थी वो थी 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो स्टडी इंक्रीज हुई, टोटल पूरा उसका इंक्रीज हुआ 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ. और आज 2011 में भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज 382 स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 1 मार्क क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. अब हम स्टेट वाइज डेंसिटी की बात करें अगर, तो लोवेस्ट डेंस स्टेट इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे सिर्फ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ का जो रेशियो है, वहाँ का जो डेंसिटी है वो 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का, एंड दैट इज द लीस्ट डेंस स्टेट इन इंडिया. हाईएस्ट डेंस स्टेट की बात करें इंडिया की, तो दैट इज बिहार. बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 1102, दैट इज 1102 पीपल रिसाइड ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. हाईएस्ट डेंस सिटी और रीजन या फिर यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें, हाईएस्ट डेंस सिटी भारत की, या फिर आप यूनियन टेरिटरी कह दो या रीजन कह दो, तो दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली है, जहां पे 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रिसाइड करते हैं दिल्ली में. दैट इज वेरी हाईएस्ट, दैट इज वेरी हाईएस्ट. यहाँ पे एक चार्ट आप देख सकते हो जहाँ पे हमें स्टेट वाइज पॉपुलेशन दिख रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है इंडिया का, जहाँ पे हाईएस्ट आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल. फिर धीरे धीरे जो स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाता है, और आप देख सकते हैं सबसे कम जो यहाँ पे हमें येलो कलर से दिख रहा है वो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे क्षेत्रों का. अब हम बात करें हाइयर डेंसिटी स्टेट्स के बारे में, तो देयर आर 4 to 5 higher density states in India. The first one is Bihar with the density of 1102, West Bengal with second with the density of 1029. Then there is Uttar Pradesh which is having the density of 828. This is all population density पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का ये जितना भी आंकड़ा है वो दिया गया है. ये 3 राज्य ऐसे हैं जो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के हैं और जिनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. केरला, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से केरला एक छोटा राज्य है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ 859, वेरी नियर टू उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 555, एंड दीज 2 स्टेट्स आर कॉल्ड द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स.
मॉडरेट डेंसिटी स्टेट्स की बात करें तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एंड उड़ीसा ऐसे कुछ मॉडरेट डेंसिटी स्टेट्स है भारत के, जहां की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मॉडरेट है। लोएस्ट डेंसिटी स्टेट्स की बात करें तो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग असम, असम को छोड़ के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उत्तर पूर्वी जो राज्य है, वो सारे ही राज्य लोएस्ट डेंसिटी स्टेट्स में गिने जा सकते हैं। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो जो हमें बताते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बेस्ड जो 2011 का जो सेंसस था, उसमें आप देख सकते हो जितने भी नॉर्थ इंडिया के, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के इलाके, हरियाणा के कुछ राज्य डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार और कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल का आप देख सकते हो, जहाँ पे जो जनसंख्या है, केरला का कुछ भाग देखिए और मुंबई के इलाके का भाग देख सकते हैं, साउथ गुजरात के का एरिया आप देख सकते हैं, उड़ीसा के वेरी ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या जो रेड कलर में आपको दिखाई गई है वो ज़्यादा जनसंख्या है, और जितना भी वाइटिश इलाका और थोड़ा सा ऑरेंजिश और स्किन कलर का इलाका जो है वहाँ पे जनसंख्या कम है। आप देख सकते हो कि नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देर इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, the western part of Rajasthan, the western part, or you can say the run of Kutch region of Gujarat, and the middle of the Deccan Plateau. You can see the population is not that much, जितनी कि नॉर्दर्न इंडिया और उसके आसपास के इलाकों में है. So this is the population density across the districts of India. This may help you for the examination point of view. Now let's talk about the physiological density and the agricultural density. So there is difference between this physiological density and agricultural density. So what does this physiological density says? The physiological density is all about population, agricultural density is all about agriculture and those who are associated with agriculture and its activities. सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के बारे में. तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया. जितना नेट कल्टिवेटेड एरिया की मतलब कि जितना सकल जो बोया गया जो एरिया है, जितना शुद्ध बोया गया एरिया है, बोया गया मीन इन द सेंस कल्टिवेटेड, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया गया हो. टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरिया विच हैज़ बीन कल्टिवेटेड. और एग्रीकल्चरल डेंसिटी की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, जो लोग जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स, यहाँ नीचे लिखा गया है, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स. तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मतलब कि टोटल पॉपुलेशन वी नो कि उसमें सब आ जाएंगे, और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में वो ऐसे लोग आएंगे जो कल्टिवेटर्स है या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है. डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया गिव्स अस द एग्रीकल्चरल डेंसिटी. Now here in this small table you can see that according to the country wise किस तरह से arithmetical densities है जो normal density होती है, then there is physiological densities and then there is agricultural density. तो agricultural density की बात करें तो agricultural density के हिसाब से जापान, इंडिया और इजिप्ट ऐसे कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड की जहाँ की एग्रीकल्चरल डेंसिटीज कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के मुताबिक ज़्यादा है. एग्रीकल्चरल डेंसिटी मेक्स अ होल डिफरेंस, नोट दैट. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलप नहीं है. कनाडा, यूके, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रमाण में डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे कम लोग ज़्यादा एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं. इंडिया और इजिप्ट जैसे देशों में छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं. सो दिस इज़ वाई इट मेक्स द होल डिफरेंस. अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में. तो फर्स्टली विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. किसी दो समय के बीच, किसी दो समय के अंतराल में किसी भी क्षेत्र में पॉपुलेशन में चेंज आना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है. इट मे बी अ नेगेटिव चेंज, इट कैन बी अ positive change, but normally it is always a positive change. Okay, तो ये क्या कहना चाहता है? For example, there is one place, let's take example of बॉम्बे, मुंबई. तो मुंबई एक सिटी है. तो मुंबई में 2010 की पॉपुलेशन मुंबई की हम अगर समझ ले
60 लाख थी, 60 lakhs, आई एम जस्ट चेकिंग एन रफ फिगर, रफ एग्जाम्पल। अगर मुंबई की पॉपुलेशन 2010 में 60 lakhs थी और 2011 में मुंबई की पॉपुलेशन 65 लाख हो गई, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन चेंज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हुआ, द चेंज ऑफ नंबर इज 5 लाख। तो ये 5 लाख पीपल, जरूरी नहीं है कि ये 5 लाख कहीं ना कहीं से आए हैं। 5 लाख खुद बॉम्बे के हो सकते हैं, जिसमें जिसमें खुद लोग माइग्रेट करके बॉम्बे आए भी हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉम्बे मुंबई से बाहर निकले भी होंगे। सो दैट इज अ क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे मुंबई, दैट इज in 2010 it was 60 lakhs, in 2011 it is 65 lakh. So the growth of population can be said, the growth of population is of 5 lakhs. Its rate is expressed in percentage. इसका जो रेट है, ग्रोथ रेट, अभी तक हमने ग्रोथ के बारे में बात की, अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो हमेशा ये परसेंटेज में डिनोट होता है, एक्सप्रेस होता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के टू कंपोनेंट्स है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। तो ये नेचुरल एंड इंड्यूस्ड क्या है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम एनालिसिस ऑफ नेचुरल ग्रोथ के अगर हम देखें तो जो नेचुरल ग्रोथ है, इट इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स, CBR एंड CDR, दैट इज द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, जो हमने पहले भी देख लिया है कि व्हाट इट इज। तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को काउंट करने के बाद और उसका डिफरेंस निकालने के बाद वी गेट द एनालिसिस, वी गेट द टोटल ऑफ द नेचुरल ग्रोथ, जो नेचुरल ग्रोथ किसी भी इलाके की हुई हो, प्राकृतिक जो उसका ग्रोथ हुआ हो। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। और अगर हम इंड्यूस्ड कंपोनेंट की बात करें तो इंड्यूस्ड कंपोनेंट हमें तब मिलता है जब हमें पता चलता है कि कितना इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल हुआ है, मतलब कि कितना इन माइग्रेशन हुआ है और कितना आउट माइग्रेशन हुआ है, कितने लोग आए हैं किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र से कितने लोग बाहर गए हैं। Okay, so the annual growth rate of India's population is 1.64 percentage according to the census of 2011. This is very important according to examination point of view. 1 mark question may be asked. Annual growth rate of India, इंडिया की जो population growth rate है, according to the census of 2011, it is 1.64%. Note that. Now here a table is given where the decadal growth of population of India is given. The decadal growth, इसमें हमारे पास नया आंकड़ा नहीं था. We got the census, we got the analysis, we got the statistical data of 1901 to 2001. So 1901 से 2001 में आप देख सकते हैं किस तरह इंडिया की जो सेंसस है वो स्टेडीली इंक्रीज हुई है बिना कहीं गिरे हुए. Population doubling time. So this is also a very important topic of this chapter, that is population doubling time. It refers to the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate. तो 2011 के हिसाब से इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है हमने देखा दैट इज 1.64%. तो 1.64% के हिसाब से अगर हम ग्रोथ रेट देखें इंडिया का तो 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन ग्रोथ होकर आज 2020 में कितनी हुई होगी, दैट इज विच यू हैव टू काउंट. ओके, सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, it refers to the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate. तो डबल होना, जैसे in 2011 the growth rate, or you can say the population of India was 1.25, around 1.25 और 1.20 you can say. तो वापस 1.20 अब इंडिया की पॉपुलेशन कब होगी ये हमें बताता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. So there are 4 distinct phases of growth identified within the last 1 century period. Distinct phases हमें अलग अलग phases मिलते हैं, 4 अलग अलग phases मिले हैं हमें growth के, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पूरे लास्ट 1 सेंचुरी में, 100 साल के अंतराल में. तो ये 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, 3 and 4. So in the phase 1, the phase 1 is from the period from 1901 to 1921, ये 20 साल का अंतराल है. फिर देर इज डिकेड्स ऑफ 1921 टू 1951. सो देर इज हाउ मेनी डिकेड्स इसमें बीच में आ रहे हैं, 3 डिकेड्स आ रहे हैं. देन देर इज डिकेड्स फ्रॉम
1951 to 1981. Okay, that is the time of how many years? Again 30 years. And then there is phase 4, the post 1981 till present. 1981 से आज तक जो 1981 की जो पॉपुलेशन है वो आज तक डबल नहीं हुई है. ओके, इसलिए टिल प्रेजेंट इसको बोला जाता है फेज 4 को. तो सब आइए इन चारों ही फेज को हम डीपली डिस्कस करते हैं. फेज 1 के पहले बात करें तो इट इज द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921, दैट इज द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. मतलब कि 20 ईयर्स में ही पॉपुलेशन डबल हो गई थी. referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population. भारत की जनसंख्या का इस फेज को stagnant और stationary phase कहा जाता है. stagnant, ना कुछ बढ़ रहा था ना कुछ घट रहा था, it is stagnant, एकदम स्थिर थी पॉपुलेशन भारत की स्टेशनरी फेज पे. इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो. ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम थी भारत की. रिकॉर्डिंग ऑफ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921. तो 1911 से 1921 मतलब कि इस फेज में जो 2 डिकेड्स थी उसकी जो सेकेंड डिकेड, इस फेज की जो सेकेंड डिकेड थी उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली, जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी. बर्थ रेट ज़्यादा होने से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. हमें ये भी देखना है कि डेथ रेट कम है या ज़्यादा. अगर डेथ रेट कम है तो वी कैन से द ग्रोथ इज गुड, द ग्रोथ इज पॉजिटिव. लेकिन वाई द ग्रोथ इज नेगेटिव? बिकॉज द डेथ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई एंड देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ रेट. तो क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट का ज़्यादा होना है, रेट ऑफ इंक्रीज कम हो जाती है. रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो इस फेज 1 के थे, डेथ रेट के जो फैक्टर्स थे उनका जो कारण था वो थे पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी. इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज, बहुत ही ज़्यादा लोगों में साक्षरता नहीं थी, साक्षरता की कमी थी. एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़. इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड था, लोगों को खाने की सुविधाएं नहीं थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था. तो इन सब फैक्टर्स के कारण, इन सब रीजंस के कारण जो डेथ रेट थी वो ज़्यादा थी. और बर्थ रेट तो ऑफ कोर्स उस समय लोगों को पॉपुलेशन मैनेजमेंट या फिर फैमिली प्लानिंग ना होने के कारण बर्थ रेट भी ज़्यादा थी. बट दिस स्टेज वॉज कॉल्ड स्टैगनेंट और स्टेशनरी फेज. इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप अलग से याद रख लेंगे. अब हम फेज 2 की अगर बात करें तो इट इज़ द डिकेड्स फ्रॉम 1921 टू 1951, दैट इज द पीरियड ऑफ मिनिमम 30 years. दैट इज एग्जैक्टली और यू कैन से अराउंड 30 years जो फेज 2 चला. तो इट इज़ रिफर टू एज पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ. तो फेज 1 में हमने देखा कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई थी, फेज 2 में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, मतलब कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी. An overall improvement in health and sanitation throughout the country brought down the mortality rate. तो यहाँ पे आपको ध्यान देने जैसी बात ये है कि इसी फेज 2 में भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947. तो 1947 के बाद यू कैन सी वी हैव हाउ मेनी ईयर्स ओवर हियर, एग्जैक्टली 4 years. तो इन 4 सालों में जो पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट जो था वो थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और यू कैन से और ज़्यादा बढ़ा. हाउ? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ थी उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ. मोर्टालिटी जो रेट थी इंडिया की वो कम हुई, जो लोग मर रहे थे, डेथ रेट जो ज़्यादा थी वो कम हो गई. शिशु मृत्यु दर जो बहुत ही ज़्यादा था वो भी कम हो गया, दैट इज़ दी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो भी कम हो गया. बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो खाना प्रोवाइड करने का जो सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव किया गया. क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट. डेथ रेट तो कम हुई, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो बढ़ती ही रही. क्योंकि बर्थ रेट बढ़ी, यहाँ 30 सालों के अंतराल में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई, जिससे हायर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला. Impressive at the backdrop of great economic depression in 1920s and World War II. तो ग्रेट इकोनॉमिक जो डिप्रेशन हुआ था 1920s में यूएस में और अलग अलग जो फॉरेन कंट्रीज़ में, और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण बहुत ही इम्प्रेसिव बैकड्रॉप हमें भारत में देखने को मिला. और इसी कारणोंवश भारत की जो
ग्रोथ रेट है वो बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं फेज थर्ड या फेज थ्री के बारे में। तो ये फेज थ्री था डिकेड्स 1951 से 1981 तक का, अगेन द पीरियड ऑफ 30 years और यू कैन से 3 decades, रिफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन का फट जाना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में पॉपुलेशन का बढ़ना। So population explosion, it is caused by rapid fall in mortality rate but a high fertility rate of population in the country. तो जो fertility rate थी, जो लोगों जो शिशु जो जन्म रहे थे, जो बर्थ रेट था वह बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ही अच्छा था, और mortality rate थी वो बहुत ही घट गई थी because of the improving facilities and other aspects. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट उस समय की 2.2 थी, जो आज से भी ज़्यादा थी। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो इट इंट्रोड्यूस थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेसेस आए, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। इस बीच भारत का बहुत ही ज़्यादा और तेज़ी से विकास किया जाने लगा, ताकि और इन्हीं कारणोंवश जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कम हुई और लोग प्रॉस्पर होने लगे, जो फर्टिलिटी रेट थी वो बहुत ही हाई होने लगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस समय हुआ। भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में बढ़ी। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल एट लार्ज, बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में लोगों की जो लिविंग कंडीशंस थी, रहने की जो सुविधाएं थी, वो सबको इम्प्रूव किया गया। हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट इस समय था, नेचुरल इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा था और ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास था वो भी बढ़ा इस समय। टिबेटियंस जो थे, बांग्लादेशी थे, नेपाली, ये सब लोग भारत की ओर आने लगे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की ओर आने लगे, जिससे ये शरणार्थी लोग जो आ रहे थे, इनके कारण जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की वो बहुत ही बढ़ी। इन सब कारणों ने इंडिया की ग्रोथ रेट में बढ़ाने के जो इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, एक यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, किस तरह से स्टैग्नेंट फेज था पहले, फिर स्टेडी ग्रोथ हुआ धीरे धीरे, फिर किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बहुत ही लंबा कर्व आ रहा है, बहुत ही ऊंचा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग फेज आया, और वो डिक्रीजिंग फेज हम कहते हैं फेज फोर्थ को। आइए फेज फोर्थ हम डिस्कस करते हैं। तो 1981 से आज तक का जो समय था वो फेज फोर कहा जाता है, जो आज भी चल रहा है कहा जाता है। ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई, जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो बढ़ती ही रही, वो एक हाई नंबर पर ही अटकी रही, लेकिन जो स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन था वो शुरू हुआ। अब ये ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? ग्रेजुअल स्लो डाउन मतलब कि धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आई, फैमिली प्लानिंग हुई, फैसिलिटीज़ का और बढ़ा, लिटरेसी लोगों में आई, लोगों को एजुकेशन मिली, और भी ज़्यादा एस्पेक्ट्स, और भी ज़्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हुए ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ आर अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट, और ये जो बर्थ रेट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, डाउनवर्ड ट्रेंड आया उसमें, एंड इट अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन मीन एज एट मैरिज, improved quality of life, particularly education of females in the country। तो ये कुछ अच्छी बातें हमें देखने को मिली कि जो मैरिज की जो एज थी उसको बढ़ाया गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव की गई, पर्टिकुलरली जो फीमेल एजुकेशन थी इंडिया में उसको बढ़ावा दिया गया। प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन इंडिया पॉपुलेशन, तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट है WDR, उसका कुछ प्रोजेक्टेड एस्टिमेट, कुछ एजम्पशन है इंडिया की पॉपुलेशन का कि 2025 तक आते आते भारत की पॉपुलेशन टच करेगी कहाँ तक? 1350 मिलियन में, 1350 मिलियन, दैट इज 1.35 बिलियन तक 2025 तक, 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन टच कर सकती है, जो चाइना के पॉपुलेशन से ऑफ कोर्स कम होगी। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, आवर वर्ल्ड इन डेटा का जो ग्राफ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और फिर बहुत ही एक डाउनफॉल के बाद हमें मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और नाइजीरिया की पॉपुलेशन।
So thank you guys. This was all about the first part of this chapter called Population Distribution, Density and Growth of India. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, और डोंट forgot to subscribe my channel. Comment down if you have any queries, any doubts or any question regarding this part or any of the topics of the questions related to geography. I will come up very soon with the new videos. I know I was in a long break till now, but I will make sure कि regularly अब videos आती रहेगी. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए, आपकी फैमिली को बोलिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. जितने से जितने लोगों को आप सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और कमेंट एंड लाइक करने का बोलेंगे, मैं उतना ही अच्छी तरह ग्रोथ कर पाऊंगा और भी ज़्यादा अच्छा और रिफाइंड कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा. तब तक के नेक्स्ट वीडियो में जल्द लाता हूँ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड.